हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लॉज ऑफ मोशन का लास्ट पार्ट दैट इज फ्रिक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, आज फ्रिक्शन के ऊपर थोड़ा थ्योरी करेंगे। नेक्स्ट डे को हम फ्रिक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो एंजॉय द क्लास और चलिए अभी शुरू करते हैं। चलिए, तो अभी जब हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हमको पता लगना चाहिए फ्रिक्शन होता क्या है और इसका ऑकरेंस कैसे होता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस या ओरिजिन कहाँ से होता है। तो देखिए, अगर एक पर्टिकुलर सरफेस को हम कंसीडर करेंगे, मैंने बोला था फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इंटरनल रिएक्शन फोर्स होता है, वो फ्रिक्शन का टाइप होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये जो पर्टिकुलर पेन है, ये पेन का नीप ले लेते हैं और मैं अगर इस नीप को, ये पेन को अगर ये पर्टिकुलर जो बोर्ड है इसके ऊपर अगर मैं मूव करूं तो ये देखिए एक पर्टिकुलर लाइन बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस पेन को अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखूं तो ये पेन का जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं होगा। ये देखने में स्मूथ होता है लेकिन स्मूथ नहीं है। एक्चुअली ये जो स्मूथ सरफेस होता है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, कोई भी सरफेस इस यूनिवर्स में स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत रफनेस होता ही होता है। ठीक है, जितना भी स्मूथ आप कंसीडर करें उसमें थोड़ा बहुत रफनेस होता ही होता है। तो इसको अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखूंगा तो इसका सरफेस का अपीयरेंस होगा ऐसा। ठीक है, और अगर ये बोर्ड के ऊपर मैं ये पेन को चला रहा हूं, ठीक है, मोशन कर रहा हूं इस पेन को, तो ये बोर्ड का जो सरफेस है उसका ऑक्यूरेंस होगा ऐसे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं इस पेन को ऐसे मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए जब हम मूव करेंगे ये जो ग्रूव्स का ऑक्यूरेंस होता है, कोई भी सरफेस में जो रफनेस होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने से ग्रूव का अपीयरेंस देता है। ठीक है, ऐसे करके एक ग्रूव का अपीयरेंस देता है, जिसके ऊपर ये पेन अगर चलाओ तो ये ग्रूव ऐसे जाके यहाँ पे फंस जाएगा। तो जब मैं ये मोशन करना चाहूंगा, ठीक है, इस पेन को जब मैं मोशन करना चाहूंगा, ये पेन जब जाएगा, ये पर्टिकुलर सरफेस होता है पेन का, ये होता है बोर्ड का। ठीक है, सॉरी, BOART। ठीक है, बोर्ड का। तो ये पेन जब ये मोशन होगा तो ये एक रिएक्शन फोर्स और या फिर एक पर्टिकुलर फोर्स इस पर्टिकुलर सरफेस में बोर्ड में अप्लाई करेगा और इसके रिएक्शन में, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो बोला है, जी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसके रिएक्शन में और एक नॉर्मल फोर्स जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स जनरेट हो रहा है वही फ्रिक्शन होता है एक्चुअली। ठीक है, फ्रिक्शन का ऑकरेंस तभी होता है जब कोई भी सरफेस के ऊपर अगर आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट या आप खुद उसके ऊपर मूव या मोशन करना चाहे, तभी फ्रिक्शन का ऑकरेंस होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके अगर आप फ्रिक्शन का अगर देखेंगे कि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन एक्चुअली जो होता है, देखिए ये रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन ऑफ ए बॉडी। अगर आप इस फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम है म्यू। ठीक है, म्यू, और ये रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली होता है कैसा नेचर का सरफेस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यूज कर रहे हैं, कर सकते नहीं, कैसा नेचर का सरफेस आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बोर्ड हो गया। ठीक है, इस बोर्ड का जो म्यू का वैल्यू है वो एक रोड या और कोई सरफेस से मैच नहीं करेगा। ठीक है, डिफरेंट सरफेस में आपका डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है सेम बॉडी के लिए। तो सेम बॉडी तो रिएक्शन सेम ही रहेगा एक सरफेस पे, लेकिन उसका डिफरेंट वैल्यू होता है, म्यू डिफरेंट होता है उसके लिए। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करता है कौन सा सरफेस आप यूज कर रहे हैं, और रिएक्शन होता है कौन सा बॉडी को वहां पे मूव कर रहे हैं, कौन सी एंगल में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आ जाता है आपका फ्रिक्शन के लिए। तो अभी अगर आप देखेंगे फ्रिक्शन का टाइप कितना है, वो डिपेंड करता है कैसे मोशन आप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप टाइप देखेंगे तो 4 टाइप के हो जाते हैं। पहले वाला जो होता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब मान लीजिए ये पेन मेरे हाथ के ऊपर है और इसको मैं मूव करना चाहता हूं, लेकिन ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं इसको मूव करने के लिए, वो इतना काबिल नहीं है कि इस पेन को मूव कर सके। ठीक है, तो मतलब कि मेरा फोर्स फ्रिक्शन से कम है। ठीक है, तो जब ये बॉडी रेस्ट पे रहेगा लेकिन आपका टेंडेंसी इसको मूव करने के लिए, तो जब वो जो फ्रिक्शन वहां पे जनरेट होगा वो फ्रिक्शन का नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब बॉडी रेस्ट में है लेकिन उसका टेंडेंसी है मूव करने का। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में याद रखना है कि फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है फोर्स से। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स से वो ज्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा जो चीज है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जो आता है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन और एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है,
काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों एक साथ काम करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू, जब एक बॉडी जस्ट मूव करना शुरू कर दे, जैसे कि यहाँ पर बॉडी रेस्ट में था, मैं फोर्स कर रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, मेरा फोर्स इतना काबिल नहीं है इसको मूव कराने के लिए, तब जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक होता है। लेकिन जब मैं मेरा फोर्स को बढ़ा देता हूँ तो वहां पे फ्रिक्शन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। तो जब मैं उसका फ्रिक्शन से ज्यादा मेरा अगर एक्सटर्नल फोर्स हो जाए तो तब ये मूव करना शुरू कर देता है। तो जब ये जस्ट मूव करना शुरू करेगा, जब व्हेन इट स्टार्ट्स टू मूव, तब जो फ्रिक्शन जनरेट होता है वहां पे वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद रखना, लिमिटिंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और बाद में आता है काइनेटिक। काइनेटिक मतलब जब एक बॉडी एक्चुअली मूव कर रहा है उस सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक्चुअली मूव कर रहा है, तब जो फ्रिक्शन आता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और एक जो वैल्यू है फ्रिक्शन का, और एक जो टाइप है फ्रिक्शन का, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। याद रखना, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला, जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू के इंटू आर, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू आर, ठीक है, और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एल इंटू आर, ठीक है। हर एक फॉर्मूला जो होता है, देखिए सेम ही फॉर्मूला, म्यू का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन आता कब है तब वो समझिए पहले, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर व्हील या कोई भी सर्कुलर सरफेस को एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर अगर आप रोल करेंगे तब क्या होता है, देखिए फ्रिक्शन का जो वैल्यू है रोलिंग में बहुत ही कम जाता है, ठीक है, बहुत ही डिक्रीज हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का वैल्यू, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का वैल्यू। क्योंकि जब एक बॉडी को रोल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर सरफेस एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर रोल करेगा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो तो रिएक्शन फोर्स के बराबर रहेगा ही, मतलब डिपेंड करेगा रिएक्शन फोर्स के बराबर ही। लेकिन इसके अलावा ये होता है वो रेडियस जो होता है, यहाँ एक सर्कुलर सरफेस का जो रेडियस होता है, जब रोल करते हैं रेडियस के ऊपर वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, ये इनवर्सली डिपेंड करता है। तो इस दो फॉर्मूला को अगर कंबाइन करते तो रोलिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है एफ आर इक्वल्स टू म्यू इंटू आर बाई स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर जो होता है वो होता है पर्टिकुलर रेडियस। तो जितना बड़ा रेडियस का व्हील आप यूज करेंगे उतना कम उसका फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, ठीक है, जितना बड़ा रेडियस का व्हील यूज करेंगे उतना कम उसका फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, ठीक है। फर्दर जाने से पहले तो हमने ये 4 टाइप का फ्रिक्शन समझ लिया। फर्दर जाने से पहले ये पर्टिकुलर पार्ट को पॉज कीजिए और ये पर्टिकुलर जगह को नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। तो अभी देखिए हमने जो ये डिफरेंट टाइप्स का फ्रिक्शन पढ़ा है उसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, दिखाई देता हूं। तो मान लीजिए ओरिजिन एक बॉडी को आप मूव कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे है और यहाँ पे आपका फ्रिक्शन का वैल्यू, ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू। तो हमको क्या पता है कि अगर एक बॉडी अगर जस्ट उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करे और ये मूव नहीं कर रहा है तो वहां पे जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जितना फोर्स बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, ये जो सरफेस के ऊपर जो घर्षण हो रहा है उसके लिए उस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते एक जगह आ जाएगा जहां पे मेरा एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर चला जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर आपका फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, आपका फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब एक बॉडी मूव करना शुरू कर देगा तब आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और हमको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो लिमिटिंग से थोड़ा सा कम होता है। जब एक बॉडी मूव करता है वहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है किंग शो करेगा और ये स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। तो अगर आप रिलेट करेंगे तीनों को, ये इस चीज याद रखना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उससे ज्यादा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन और सबसे ज्यादा होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर आप रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज आप लिख लीजिए, बहुत बार जॉइंट में आ गया इसका सीक्वेंस देने के लिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी 2 पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अभी देखिए, अभी तो डेफिनेशन हमको जानना है, 2 डेफिनेशन
प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये दो डेफिनेशन जाना बहुत जरूरी है। पहला जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, देखिए एक बॉडी अगर आप पकड़ लेंगे, एक पर्टिकुलर बॉडी को अगर आप पकड़ लेंगे और उस बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे सामने के मतलब इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ जनरेट होगा। तो हमका क्या पता है कि फ्रिक्शन हमेशा आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रेस्ट्रिक्शन देगा, आपके फोर्स मतलब आपका मोशन पे रेस्ट्रिक्शन देगा। तो ये फोर्स ये बॉडी को सामने की तरफ मोशन करेगा, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर हमेशा बैकवर्ड या फिर उसके पीछे अप्लाई हो जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है, सरफेस के करीब, ठीक है, सरफेस के करीब पीछे अप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाता है mg, वो तो हमें पता है, फ्री बॉडी डायग्राम हमने बहुत ड्रॉ किया, और ऊपर में हो जाता है आपका रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पूरा जो ये एफबीडी बनाया मैंने, यहां से मैं अगर इन दोनों को सेपरेट कर लूं, दैट इज फ्रिक्शन और रिएक्शन, क्योंकि हमको पता है कि फ्रिक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन और रिएक्शन का जो रिजल्टेंट आता है, पैरेललोग्राम लॉ याद कीजिए, हमने किया था वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल जो रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो और जो रिएक्शन फोर्स होता है उसके बीच का जो एंगल होता है उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। थीटा को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप ये थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे वेक्टर में, वो भी बताया था मैंने कि ये कोई सा भी एंगल, दो एंगल के बीच में, दो पर्टिकुलर वेक्टर के बीच में कोई सा भी एंगल अगर निकालना हो, कैसे निकालते हैं, तो ये tan थीटा अगर निकालेंगे, हमको क्या पता था, जिसके साथ एंगल करेगा, ये पर्टिकुलर एंगल जिसके साथ होगा उसको हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे, जिसके साथ नहीं कर रहा है उसको हम तोड़ देंगे। ऊपर में हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा नहीं, सॉरी, ये पूरा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एंगल होता है 90, एफ साइन 90 डिवाइडेड बाई आर प्लस एफ कॉस 90। तो एफ कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0, तो यहाँ पे आ जाता है एफ साइन 90 का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई रिएक्शन फोर्स, तो tan थीटा का वैल्यू है एफ बाई आर, tan थीटा का वैल्यू है एफ बाई आर। या फिर एक और चीज कर सकते हैं, हमने अभी पता लगाया था कि फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, एफ का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू इंटू आर होता है। ठीक है, तो आर और आर को अगर कट करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू न्यूमेरिकली म्यू के वैल्यू के इक्वल निकलता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पहला डेफिनेशन, वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब रिजल्टेंट और आपका जो रिएक्शन फोर्स होता है उसके बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। याद रखना ये चीज, ठीक है, याद रखना, जॉइंट में बहुत बार आए ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एंगल ऑफ रिपोज। तो ये वाला आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। जल्दी से नोट कीजिए। तो जब हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ेंगे, वो होता क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एंगल ऑफ रिपोज। तो दूसरा डेफिनेशन एंगल ऑफ रिपोज, तो वो होता क्या है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए। अगर एक इंक्लाइन प्लेन मैंने ले लिया, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन मैंने ले लिया, मान के चलिए ये एंगल मैंने शाई दे दिया। ठीक है, अगर यहां पे एक बॉक्स को रख दूं, ठीक है, तो ये बॉक्स जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा, लेकिन इस फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो अगर थोड़ा सा भी, मतलब ये फ्रिक्शन का वैल्यू अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो वो उस बॉक्स को गिरने नहीं देगा, वहां पर ही अटक के रखेगा। ठीक है, एक एग्जांपल में लेता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल में दिखाता हूं। मान लीजिए ये पर्टिकुलर बुक है और ये पर्टिकुलर एक बॉक्स है, तो मैं अगर यहाँ पे इस बॉक्स को रख दिया और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो प्लेन है इसको मैंने थोड़ा सा कर्व कर दिया, तो देखिए थोड़ा सा अगर कर्व कर दिया, ये गिरना शुरू नहीं किया अभी तक, मतलब कि इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो इस पर्टिकुलर कॉपी में, सॉरी, इस कॉपी का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इस पर्टिकुलर बॉक्स को होल्ड कर सकता है। उसका जो नीचे गिरने का जो ताकत है, नीचे गिरने का जो फोर्स है, उसको वो मैनेज कर रहा है अभी तक। ठीक है, इसको ओवरकम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया मैंने तो भी नहीं गिर रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो देखिए ये पर्टिकुलरली गिर गया। ठीक है, मतलब कि ये जो एंगल है अगर इसको बढ़ाया जाए, ये एंगल को अगर बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं जाके ये बॉक्स गिरना शुरू करेगा। तो जिस पर्टिकुलर एंगल में ये बॉक्स जस्ट गिरना शुरू होगा, मतलब ये जस्ट स्टार्ट टू बी इन मोशन, ठीक है, स्टार्ट टू फॉल डाउन, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो अभी ये पर्टिकुलर एंगल को निकाले कैसे, ये पर्टिकुलर एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, तो ये निकाले कैसे, तो देखिए यहां पर भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये पर्टिकुलर बॉडी का जो मास है, देखिए
वेट नीचे की तरफ, रिएक्शन इधर, हमने तो पहले भी निकाला ना। तो और ये जो मास को अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो mg साइन थीटा इधर हो जाएगा, mg कॉस थीटा इधर हो जाएगा। कोई अगर दिक्कत हो जाए तो देखिए ये पर्टिकुलर एंगल होता है 90, ये हो जाएगा 90 माइनस शाई, और ये एंगल हो जाता है शाई, इसलिए यहाँ पे mg कॉस शाई होगा, कॉस थीटा नहीं, कॉस शाई। सिमिलरली यहाँ पे साइन शाई, ठीक है। और जब ये गिरना शुरू होगा पीछे की तरफ एक्ट करेगा आपका फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आप वैल्यू निकालना चाहे तो वर्टिकली देखिए, वर्टिकली होता है r इक्वल्स टू एम जी कॉस शाई, और हॉराइजेंटली जो दो ही फोर्स है, ठीक है, दो ही फोर्स है, तो F इक्वल्स टू एम जी साइन शाई, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन कैसे निकालना है मैंने बहुत पहले ही सिखा दिया था। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, वहां पे मैंने सिखाया था कैसे इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर कर देंगे तो क्या निकलेगा, देखिए f बाई आर इक्वल्स टू f बाई आर, एमजी कट हो जाएगा, साइन शाई बाई कॉस शाई, दैट विल बी टेन शाई। तो देखिए टेन शाई का वैल्यू भी f बाई आर ही निकल रहा है। f की जगह पे अगर आप म्यू r को पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो r कट हो जाएगा, टेन शाई का वैल्यू भी न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यू निकल रहा है। तो एक चीज आप देख सकते हैं इन दोनों से कि टेन थीटा मतलब कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट होता है, और टेन शाई एंगल ऑफ रिपोज का जो टेंजेंट होता है, वो दोनों ही न्यूमेरिकल इक्वल टू म्यू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, यहां से जॉइंट में भी आया है, एक दो बार जॉइंट में आया है इस पर्टिकुलर वैल्यू से, ठीक है। तो ये वाला लिख लीजिए, आप पॉज कीजिए वीडियो को, ये वाला लिख लीजिए। एक प्रॉब्लम में दिखाऊंगा, ठीक है, एक प्रॉब्लम में दिखाने वाला जॉइंट में जो आया कैसे सॉल्व करने एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में, ठीक है। जल्दी से कॉपी कीजिए ये वाला, ये प्रॉब्लम को पकड़ लीजिए। देखिए बहुत बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। फ्रिक्शन कैसे अप्लाई करना है वहां पे सिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम दिया गया है जहां पे 30 kg बॉडी ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, म्यू का वैल्यू 0.5 है, फ्रिक्शन है। अभी जो जो प्रॉब्लम करेंगे वहां पे फ्रिक्शन डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, तो हमको क्या पता है, जो कोई भी लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम हो वहां पे हम लोग को एफबीडी ड्रॉ करना है। पहला स्टेप है एफबीडी ड्रॉ करना, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर बॉडी में अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर ले तो यहाँ पे नीचे की तरफ mg हो जाएगा, ठीक है, mg हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा आपका टेंशन, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर सर्फेस को टच नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन तभी आएगा जब दो सर्फेस टच करेंगे, ठीक है। रिएक्शन की तरह फ्रिक्शन भी तभी आएगा जब दो सर्फेस टच करेंगे, ठीक है। तो कोई भी टच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ टेंशन और mg है। तो यहां से मैं अगर इक्वेशन निकालू तो सिर्फ वर्टिकल इक्वेशन निकलेगा, देखिए सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस ही है, तो ऊपर में हो जाता है t, नीचे में हो जाता है mg इक्वल्स टू 0, लेकिन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन बोला गया निकालने के लिए, तो एक्सेलरेशन हमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे की तरफ, ये पुश कर रहा है नीचे, सॉरी ये पुल कर रहा है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन के साथ अगर हम मास को पुट कर देंगे, ठीक है, अगर हम मास को पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा फोर्स निकल जाएगा। मैंने बोला था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मैं हर एक प्रॉब्लम को मैं इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करता हूँ। तो ट्रू फोर्स पकड़ेंगे, स्यूडो फोर्स नहीं पकड़ेंगे, ट्रू फोर्स पकड़ेंगे। तो यहाँ पे t माइनस एम जी इक्वल्स टू नॉर्मली 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ जाता है ma, तो ma को यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन ma पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो कैसे निकालना है। तो ma एक्सटर्नल फोर्स वहां पे पुट कर देगा, तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड, देखिए mg जहां पे डायरेक्टेड है ma भी वही डायरेक्शन में, तो mg को आपने क्या बोला था, यहाँ पे नेगेटिव बोला था ना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इक्वेशन मेरा निकाल गया, ठीक है, निकल गया मेरा इक्वेशन। तो यहाँ पे t माइनस m की जगह पे आ जाता है 30 इंटू 10, अगर पकड़ ले हमारे जी का वैल्यू तो 300 इक्वल्स टू माइनस 30a। तो यहाँ पे टेंशन का एक वैल्यू निकलता है माइनस 30a प्लस 300, इसको इक्वेशन 1 दे दे, ठीक है, इक्वेशन 1 दे दे इसको। और अगर यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें 20 kg, याद रखना 20 kg, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 kg, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाता है mg, ऊपर की तरह हो जाता है रिएक्शन फोर्स, ठीक है, सरफेस के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो सामने की तरफ खींच रहा है आपका टेंशन। तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन, मोशन जहां पे हो रहा है या टेंड हो रहा है मोशन के, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टेंशन इस तरफ खींचेगा, सामने की तरफ खींचेगा, तो आपका फ्रिक्शन हो जाता है पीछे की तरफ। तो यहाँ से अगर हम कोई सा भी इक्वेशन निकाले तो कैसे होगा, देखिए वर्टिकल इक्वेशन जो निकलेगा, यहाँ पे वर्टिकल इक्वेशन निकलेगा r माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, तो r का वैल्यू हो जाता है mg के करीब, ठीक है।
और आपका जो वर्टिकल हॉराइजेंटल निकलेगा, हॉराइजेंटल में देखिए ये एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये पर्टिकुलर बॉडी सामने की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन रहेगा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, तो मास के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो एम ए सामने की तरफ खींच रहा है, ठीक है, फोर्स एम ए निकल गया। तो इक्वेशन अगर हम निकालेंगे हॉराइजेंटल इक्वेशन, ठीक है, हॉराइजेंटल इक्वेशन में क्या होगा, देखिए सामने की तरफ खींच रहा है टेंशन, पीछे की तरफ है फ्रिक्शन, इक्वल्स टू एम ए डालना पड़ता है, ठीक है। तो एम ए कहाँ पे डायरेक्टेड है, टेंशन के डायरेक्शन के, मतलब वही डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। टेंशन में को हमने पॉजिटिव पकड़ा था तो एम ए भी पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो टेंशन का वैल्यू निकल रहा है, यहाँ से जो टेंशन का वैल्यू निकल रहा है वो होता है एम ए प्लस एफ, और हमको क्या पता है एम का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है 20 ए प्लस एफ का वैल्यू हमको पता है, एफ फ्रिक्शन जो निकालता है म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे 20 ए प्लस म्यू जो होता है, म्यू का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे 0.5 इंटू रिएक्शन फोर्स जो है यहाँ पे एम जी के करीब, एम होता है तुम्हारा 20 और जी होता है 10, तो 200, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमें निकला, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमें निकला इक्वल टू टी, इसको हम इक्वेशन 2 मान के चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना निकलता है, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना निकलता है, और एक्चुअली अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू माइनस निकला मतलब यहाँ पे खींच नहीं पा रहा है वो, ठीक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर बॉडी नीचे की तरफ खींच नहीं रहा है, अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू माइनस निकल गया। अगर पॉजिटिव निकला मतलब कि ये ड्राइविंग फोर्स इसको खींच पा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपको निकालना है एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना निकलता है और टेंशन का वैल्यू कितना निकलता है। कॉमेंट में बताइए मुझे आंसर, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन कीजिए इसको। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं।